हमारा जो साइंस का अगला टॉपिक है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम लोगों ने दो टॉपिक अब तक कंप्लीट कर लिया है और हम लोग हैं अब थर्ड नंबर टॉपिक में। ठीक है, तो शुरू करते हैं और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फ्लाइंग एरोप्लेन और जेट हैज़, जो फ्लाइंग एरोप्लेन हो या फिर जेट हो उसके पास किस तरह का एनर्जी होता है? तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई फ्लाइंग एरोप्लेन मूव करता है तो उसके पास वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। और पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि वो हाइट पे होता है। तो हाइट पे जब कोई बॉडी होता है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो एरोप्लेन जब फ्लाई कर रहा हो, एरोप्लेन हो या फिर जेट हो, तो उसके पास पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ए वुंड वॉच स्प्रिंग हैज़, वुंड वॉच के स्प्रिंग के पास कौन सा एनर्जी रहता है? तो उसके पास रहता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब वो रुका हुआ रहता है तो उसके पास क्या रहता है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाता है, रिलीज कर जाता है, मूव करने लगता है, तब हो जाता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी। तो पूछा जाता है कौन सा एनर्जी होगा उसके पास स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी किस किस पे चीज़ पे डिपेंड करता है? तो मास एंड वेलोसिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास पे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, तो एम क्या है? मास है, और वी क्या है? वेलोसिटी है। नेक्स्ट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर बीम, कौन सा एग्जाम्पल है कैंटिलीवर बीम का? तो ये हो जाएगा ब्रिज। ब्रिज जो होता है वो कैंटिलीवर बीम पे बीम ही का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इसको कैंटिलीवर ब्रिज भी बोलते हैं या फिर कैंटिलीवर बीम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हील बैरो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो व्हील बैरो एक्चुअली होता क्या है? जिससे हम लोग कचरा वगैरह उठाते हैं उसको बोलते हैं व्हील बैरो। तो वो किस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो वो हो जाएगा सेकेंड क्लास लीवर का। सेकेंड क्लास लीवर लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट क्लास भी होता होगा, थर्ड क्लास भी होता है। ठीक है, 3 क्लास का लीवर होता है। ठीक है, तो व्हील बैरो किसके का एग्जाम्पल है? सेकेंड क्लास का। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि सेकेंड क्लास ऐसा क्यों हुआ सेकेंड क्लास में? फर्स्ट क्लास लीवर में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फलक्रम बीच में होता है, सेकंड क्लास में लोड बीच में होता है, थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में होता है। ठीक है, याद रखना है आपको FLE, फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में, सेकंड क्लास में एल बोले तो लोड, थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में आता है। ठीक है, तो ये होता है व्हील बैरो। एफर्ट हम लोग बाहर की ओर लगाते हैं, लोड बीच में होता है और फलक्रम साइड की ओर होता है। ठीक है, तो लोड बीच में आया, यहाँ पे हम लोग देखें कि लोड बीच में आता है, इसका मतलब क्या होता है? सेकंड क्लास लीवर होता है। बाकी सब भी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में आता है, जैसे कैंची की बात करें, सीजर्स की बात करें, तो ये फलक्रम बीच में है, लोड बाहर की ओर है, एफर्ट भी बाहर की ओर है। ठीक है, तो फलक्रम जिसमें बीच में आता है वो कौन सा क्लास का लीवर है? फर्स्ट क्लास लीवर है। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड क्लास लीवर है, जैसे एग्जाम्पल है जिससे हम लोग सुपारी उपारी काटते हैं, वो कौन सा है? सेकंड क्लास लीवर है। ठीक है, और थर्ड क्लास लीवर का भी एग्जांपल्स दिया गया है। ठीक है, तो आपको चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं सारा कुछ। नेक्स्ट, विच इज़ नॉन रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा है जो कि नॉन रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो ये हो जाएगा कोल। ठीक है, कोयला जो है जो कभी ना कभी ख़त्म होगा उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग नॉन रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे सूरज की रोशनी कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, हवा कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं? रीनेबल बोलते हैं। लेकिन जो चीज़ ख़त्म हो जाएगा उसके लिए यूज़ करते हैं नॉन रीनेबल। तो कोल है, उसके बाद बाकी सारा नेचुरल गैस है, ऑयल है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारा क्या है? नॉन रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट है हमारा इन विच केस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कौन से इसमें वर्क, कौन से काम करने में परफॉर्म होता है? ठीक है, वर्क होता है। ठीक है, तो ड्राइविंग ए कार टू कवर ए डिस्टेंस, ये चीज़ याद रखिएगा। काइनेटिक वर्क तभी हो सकता है जब तक कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बाय द यूज़ ऑफ फोटोवोल्टिक सेल वाइल कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल जो होता है उसमें होता क्या है? सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है कि सोलर एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है? किसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन? इलेक्ट्रिकल मोटर। नेक्स्ट, इन वाटर लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक पंप वी कन्वर्ट। ठीक है, वाट इन वाटर लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक पंप, यानी कि वाटर को क्या करना है? लिफ्ट कराना है। लिफ्ट, तो उसमें क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। तो अभी मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी तभी होगा जब हाइट होगा। तो यहाँ पे भी देखिए एक चीज़ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इन वाटर लिफ्टिंग, लिफ्ट मतलब अप कराना, ऊपर की ओर लेके जाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, किलो वाट आवर रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ, किलो वाट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग कि मान लीजिए कि 1 वाट का कोई बल्ब है, उसको अगर 1000 घंटा चलाते हैं तो वो होता है किलो वाट आवर, ठीक है। ये किस चीज़ का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस, ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्क करने में कैपेबल हो तो उसके पास क्या होगा, उसके पास एनर्जी होगा, तभी वो कैपेबल होगा किसी काम को करने में। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, जब बॉल को आप अपवर्ड में फेंकते हैं कौन सा क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहता है, तो एनर्जी क्या रहेगा, उसके पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चाहे वो अगर पोटेंशियल किसी बॉल को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, या तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा या काइनेटिक, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहता है फाइनल ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ वेस्टेड व्हेन मशीन इज ऑपरेटेड, द हीट इज़ जनरेटेड ड्यू टू, हीट किस लिए जनरेट होता है, ठीक है। और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी जो वेस्ट हो रहा है हीट के फॉर्म में, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो फ्रिक्शन के कारण होता है। जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, मशीन जब कोई ऑपरेट कर रहा होता है तो उस टाइम हीट जनरेट होता है, हीट क्या होता है, वेस्ट होता है एनर्जी के फॉर्म में, तो एक्चुअली वो होता क्या है, फ्रिक्शन की वजह से वैसा होता है, ठीक है। द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन, जो सबसे पुराना एनर्जी मैन जानता, आदमी लोग जानते थे, वो होता था जियो थर्मल एनर्जी। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, थर्म का मतलब होता है हीट, तो हीट से जो हम लोग को अर्थ से जो हम लोग को हीट मिलता था उसी को बोलते थे जियो थर्मल एनर्जी, जो कि सबसे पुराना टाइप का एनर्जी हम लोग को पता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फ्लाई व्हील इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीम इंजन, बिकॉज फ्लाई व्हील क्या काम करता है, ठीक है, स्टीम इंजन में, तो हेल्प्स द इंजन इन कीपिंग द स्पीड यूनिफॉर्म, स्पीड को यूनिफॉर्म मेंटेन करने में फ्लाई व्हील आता है, ठीक है। तो ये वाला है फ्लाई व्हील, ठीक है, बराबर सोचा दिख रहा है, तो इंजन का स्पीड को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए फ्लाई व्हील काम आता है। नेक्स्ट है हमारा, द रिसर्चर्स ऑफ विच एकेडमिक इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयड द नैनो स्केल फेनोमिनन कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम फॉलोइंग वाटर ऑन स्मॉल स्केल लाइक वाटर फॉलोइंग थ्रू हाउस होल्ड टैप वाटर। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है कि नैनो एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है, किससे, टैप वाटर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह का रिसर्च जो है किसने किया है, तो ये हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। यानी टैप वाटर से भी क्या कर सकते हैं, एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जनरेट किया है। नेक्स्ट, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस, आप किसी स्टोन को घर के छत के ऊपर से फेंक रहे हैं टू द ग्राउंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जस्ट बिफोर इट टचेज द ग्राउंड, ठीक है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी तभी मैक्सिमम होगा जब वो ग्राउंड को टच नहीं करेगा, जस्ट बिफोर इट टचेज द ग्राउंड, क्योंकि उस टाइम उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, विंड टरबाइन, विंड टरबाइन क्या करता है, कौन सा एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, तो काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, क्योंकि विंड के पास क्या है, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये देख लीजिए विंड एनर्जी कैसे काम करता है, ठीक है, तो द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, हवा का बहना क्या है, हवा बहेगा तो उसके बाद वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी पोज्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन बाय व्हाट, ठीक है। तो अभी हम लोग बात किए कि एनर्जी ऐसे बॉडी के पास जो मोशन कर रहा है तो कौन सा एनर्जी पाया जाएगा उसके पास, बोलते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन, जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो रहा होता है, ऊपर से गिर रहा होता है, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो किस चीज़ में इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में,
क्योंकि हमेशा एनर्जी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच फॉर्म इज द सप्लाइड हीट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। तो किस तरह का, जब हम लोग एनर्जी हीट एनर्जी को कंसिस्टेंटली सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इन विच फॉर्म इज द सप्लाइड हीट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंज होता है और हम कंटिन्यूसली हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर रहता है वो हीट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड, स्पीड को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो वो उसका काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², अगर वेलोसिटी को हाफ कर देंगे क्योंकि v का स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो उसके मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, इस काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी जीरो हो जाता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ए स्टीम इंजन कन्वर्ट द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू, तो स्टीम एनर्जी जो है, सॉरी, स्टीम इंजन जो है हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो वो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि आप किसी काम को कर पा रहे हैं, ठीक है, तो स्टीम एनर्जी वर्क को परफॉर्म कर रहा होता है। स्टीम इंजन मशीन यूजिंग स्टीम पावर टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क थ्रू द एजेंसी ऑफ हीट, हीट के थ्रू ही क्या कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये है स्टीम इंजन। ठीक है, तो किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है, इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल कितने के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही याद रखिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए कि कोई आदमी माथे पे कुछ लेके खड़ा है, ठीक है, खड़ा है सिर्फ, तो क्या वो वर्क कर रहा है, नहीं करेगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो वो वर्क भी नहीं कर रहा है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, जब कोई बॉडी माने ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, अब जैसे गिर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, और ये याद रखिएगा बार बार, मैं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का तो हम लोग फॉर्मूला देख लीजिए कि हाफ mv² रहता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यानी कि मास पे डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड करता है, और g तो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी, है ना। तो जितना ज़्यादा हाइट पे लेके जाएंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, जैसे जैसे हाइट कम, पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे उसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल टू mgh होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, अपॉन टाइम, 1/टाइम होता है रेट, और वर्क अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट, वी ऑब्टेन एवरेज बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एनर्जी बाय टाइम की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी बाय टाइम क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी बोलिए या फिर वर्क डन बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, मिनिमम वर्क इज डन व्हेन द बॉडी इज, मिनिमम वर्क कब होगा, जब बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड खड़ा करेंगे, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क डन ज़ीरो। नेक्स्ट, विच इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो रिन्यूएबल में कौन कौन आता है, देखिए, सोलर पावर आता है, विंड पावर आता है, एनर्जी भी बोल सकते हैं कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल पावर, जियोथर्मल पावर, बायोमास, हाइड्रो पावर, ये सारे क्या हैं, कौन से हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ करते रहिए, वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, वो सारे क्या हैं, रिन्यूएबल हैं। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, इन विच प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज, एनर्जी किस में रिलीज होता है, तो रिस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, आप फोटोसिंथेसिस सुने होंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो है अपना खाना बनाता है, तो रिस्पिरेशन में क्या होता है, जितना ज़्यादा वाटर कंज्यूम किया था प्लांट,
एक्सेस वाटर को क्या कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। प्लांट एक्सेस वाटर को जब बाहर निकाल देता है उसी प्रोसेस को रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ, तो मास एनर्जी रिलेशन हम लोग क्या कौन से इसमें पढ़ते हैं, E इक्वल टू mc², तो वो क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है। तो मास एनर्जी रिलेशन कहाँ से आता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। ये है एनर्जी और ये है मास, ठीक है। इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन वेयर टू एक्ट ऑन द सेम बॉडी, अगर एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा, ठीक है, कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगा। एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम कोल, कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट होता है, याद रखिए आप, थर्म का मतलब हीट। नेक्स्ट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा रिन्यूएबल सोर्स, तो विंड एनर्जी है, अभी बात की हम लोग, कौन कौन सा था, ठीक है, विंड एनर्जी था, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, कौन किसका सेम डायमेंशन होता है, तो ये होता है वर्क एंड एनर्जी एंड टॉर्क, तीनों का क्या होता है, सेम डायमेंशन होता है, ठीक है। क्या होता है डायमेंशन, ML2T-2, ML2T-2 होता है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ पावर इन फिजिक्स, पावर को क्या बोलते हैं फिजिक्स में, तो एनर्जी बोलिए या फिर वर्क डन डिवाइडेड अपॉन टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं पावर। ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए राइफल विच रिकॉयल आफ्टर फायरिंग, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल टू दैट ऑफ बुलेट, तो काइनेटिक एनर्जी की बात किया है, ठीक है, कि दोनों का रेशियो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, राइफल का और बुलेट का। तो ये कंसेप्ट आता कहाँ से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 1, क्यों होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोग पढ़े थे कि क्या होगा, मोमेंटम ऑफ राइफल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है, दोनों का कंजर्व बराबर होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है ना, वो p²/2m होता है, याद रखना है आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मांगा है, इसका मतलब हम लोग पहले मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी में पहुँचेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, देखिए मोमेंटम तो दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम सेम हो जाएगा, तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा मास पे काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो अब जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ राइफल, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है इसलिए ये पलट जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि किसका वैल्यू ज़्यादा आता है, ठीक है, मास ऑफ बुलेट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और ये मास ऑफ राइफल का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो ये इसका ओवरऑल वैल्यू जो आ रहा है वो कम, 1 से कम आ जा रहा है, इसलिए ये इसका जो आंसर होगा लेस देन 1 होगा, ठीक है। आप अगर ब्लैक बुक कर रहे हैं तो इस बुक में ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट द वर्क डन बाई ए स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा सिंपल पेंडुलम का कंप्लीट ऑसिलेशन में, ठीक है, तो इसका वर्क डन 0 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग वर्क डन जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर जब एंगल की बात करें तो उस टाइम आता है F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये जो है ये इसका जो इसका ये जो है स्ट्रिंग बोल सकते हैं, इसका स्ट्रिंग जो है इसका मूवमेंट से हर वक्त 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो कोस 90 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसका जो कंप्लीट ऑसिलेशन में वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, फिर से बता दे रहे हैं कि स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डेंट में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वर्क डन क्या होता है एफ एस कोस थीटा, तो थीटा को जैसे ही 90 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होने की वजह से ये 0 हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ए बॉडी एट रेस्ट कैन हैव, जब बॉडी रेस्ट पे होता है तो क्या होता है, 0 एनर्जी होता है, ठीक है, 0 काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं ना। कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन इफ इट कैन परफॉर्म 120 जूल ऑफ वर्क इन 3 सेकेंड, तो पावर हम लोग क्या बात किए कि पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो वर्क डन कितना 120, टाइम कितना 3 सेकंड, तो कट करेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इन जूल पोस्ट
बाय ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला है, मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पुट करेंगे वैल्यू, एम का वैल्यू 10, वी का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी ऑफ बाई 4 मीटर। ठीक है, कितना डिस्प्लेस कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और डिस्प्लेस कितना कर रहा है 4 मीटर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये कितना होगा, फोर्स कितना लग रहा है 200 न्यूटन, और डिस्प्लेस कितना हुआ 4 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 800 टोटल। ठीक है, 800 जूल। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 60 kg इफ इट रेज टू 12 मीटर। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या होता है mgh होता है। ठीक है, तो मास दिया हुआ है 60 kg, हाइट दिया हुआ है 12 मीटर, उसके बाद g का वैल्यू दिया हुआ है, तो mg पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा कितना 7200। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 1 जूल इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल होता है 0.24 कैलोरीज़ के बराबर। ठीक है, 0.24 कैलोरीज़ के बराबर 1 जूल। अगर इसी को उल्टे में लिखें कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और 1 जूल की बात करें तो 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट, ए मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड विथ स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल। एक न्यूट्रॉन है जो अल्फा पार्टिकल से टकराता है, द फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द न्यूट्रॉन, तो कितना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगा न्यूट्रॉन के द्वारा, तो ये होगा 16/25। अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो m होता है, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4m होता है, उसका 4 गुना होता है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v मान लेते हैं, तो v होगा क्या एक्चुअली में 4m - m डिवाइडेड बाई 5m, यानी कि दोनों का मास का जोड़ 4m + m, तो 5m हो गया इंटू u, तो यहाँ से निकल गया 3/5u। वेलोसिटी कितना निकल गया कोलिजन के बाद 3/5u। तो फ्रिक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर जो इनिशियल था, उसके बाद फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। ठीक है, तो वी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 3/5u, तो वी का वैल्यू जैसे ही बैठाएंगे तो सारा कुछ कट जाएगा, सिर्फ बचेगा डी ही बचेगा, और उसमें से स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिएगा तो 16/25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देख करके खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ए रबर बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर। जब रबर बॉल को कुछ हाइट से गिराते हैं, टू व्हाट हाइट विल इट राइज इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंडिंग। वो कितना अगर उसमें कोई भी एनर्जी का कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, एनर्जी कहीं भी नहीं खो रहा है, वेलोसिटी भी नहीं कुछ कम हो रहा है, तो वो कितने तक जंप करेगा, तो वो हो जाएगा 2 मीटर तक। ठीक है, मैंने 2 मीटर हाइट से कोई किसी बॉल को गिराया, अगर उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा तो वो कितना देर ऊपर तक जाएगा, तो वो 2 मीटर तक ऊपर तक जाएगा। इफ़ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ बोथ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ द देयर मैग्नीट्यूड द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा अगर मास और वेलोसिटी दोनों को दुगना कर दें, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी डैश क्या हो जाएगा, मैंने जब दुगना कर रहे हैं तो हाफ 2mb और 2v स्क्वायर, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि 4 दूनी 8 टाइम्स हो जाएगा क्या उसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ब्लैक बुक में इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, लेकिन 4 टाइम नहीं होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर लगाएंगे, वी को तो दुगना करने से 4 टाइम्स हो जा रहा है, और एम को भी दोगुना कर रहा है, यानी कि टोटल 8 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन एन आइडियल पैरामिड ऑफ एनर्जी इफ 500 जूल ऑफ सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय ग्रीन प्लांट। ठीक है, कितना जूल एनर्जी रिसीव कर रहा है, 500 जूल, किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा, और कहाँ से रिसीव कर रहा है, सोलर एनर्जी से। विल बी ट्रैप्ड बाय द प्लांट एंड द रेस्ट विल बी लॉस्ट बाय द इन्वायरमेंट। तो कितना % उसका एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, और बाकी उसको इन्वायरमेंट में लॉस कर देता है, तो वो हो जाएगा 1 to 2%। तो 1 to 2% 500 का कितना हो जाएगा, 5 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना, ओनली 1 to 2% इज़ अवेलेबल टू कैप्चर्ड बाई प्लांट। ठीक है, और 98% 99% क्या कर देता है, वो इन्वायरमेंट पे लॉस कर देता है सारा एनर्जी। नेक्स्ट,
हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन ए हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं, तो वो हो जाएगा 746 वॉट। ठीक है, अगर किलो वाट की बात करें तो 0.746 किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच मैकेनिकल वर्क मस्ट बी डन टू कम्प्लीटली मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, कितना कितना वर्क करना पड़ेगा आप अगर एक ग्राम आइस को 0 डिग्री पे पिघला रहे हैं, ठीक है, मेल्ट कर रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 336 जूल। कैसे आता है, ठीक है सॉरी, जूल। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो अगर कैलोरी में पूछा तो 80 कैलोरी और जूल में पूछे तो 336। ये आता कहाँ से है, एक्चुअली ये लेटेंट हीट का कंसेप्ट है। लेटेंट हीट होता क्या है, जब आप किसी बॉडी को हीट दिए जा रहे हैं लेकिन उसमें क्या हो रहा है, स्टेज में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि पहले अगर वाटर था तो बॉयल होकर के कुछ और बन रहा है, या फिर पहले अगर आइस था तो वाटर बन रहा है, तो उसके में क्या हो रहा है, शेप में चेंजेस आ रहा है, तो लेटेंट हीट उसी को बोलते हैं। ऐसा हीट जब कोई चीज़ अपना स्टेज चेंज कर रहा हो, यानी वाटर है तो स्टीम बन जाएगा, या आइस है तो क्या बन जाएगा, आइस है तो वाटर बन जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल हीट रिक्वायर्ड बाय द आइस कितना हो जाएगा, एम बोले तो मास, और एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ आइस। ठीक है, तो मास कितना दिया है, 1 ग्राम दिया हुआ है, तो 1 लिख लिए, और लेटेंट हीट लिख लिए ml। ठीक है, ये कितना, यही होता है वर्क डन। तो ये आएगा कितना, 80 कैलोरी आएगा। अगर हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा 336 जूल। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, 80 कैलोरी होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या था, वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, ml, यानी कि मास इंटू लेटेंट हीट। नेक्स्ट, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी अगर डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज हाफ, वेलोसिटी को अगर हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो 1/4 कैसे होगा, ठीक है, हाफ mv² लगाइएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्क्वायर के टर्म में है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डबल, काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मोमेंटम डबल कर देते हैं। इसका मतलब हमको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं, बिकम्स 4 टाइम्स। अगर मोमेंटम डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं हम लोग, हाफ mv², इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ mv² डिवाइडेड बाई m²v² डिवाइडेड बाई m से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि mv क्या होता है, p के बराबर होता है, यानी मोमेंटम के बराबर होता है। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चला जाएगा, और m तो था ही नीचे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² m/2। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, p² m/2। तो अगर हम लोग बात करें कि मोमेंटम को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो इसको डबल कर दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर का टर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m, अगर काइनेटिक मोमेंटम को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि वर्क, एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चंस थे ब्लैक बुक में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है ग्रेविटेशन।